हेलो बेटा जी, तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड कंफ्यूजिंग टॉपिक फॉर द आईसीएससी बोर्ड अपीयरिंग स्टूडेंट। बहुत बच्चों से बात करके ये पता चला बच्चों को इस पर्टिकुलर टॉपिक में बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो उसी से रिलेटेड हमारा ये वीडियो है। अगर आप भी आईसीएससी 10 से बिलोंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, आपकी बहुत सारी दिक्कतें आज खत्म होने वाली है। तो देखिएगा, वी आर स्टार्टिंग विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो हम लोग ने ऐसा पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि अगर एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा तो वो करंट उस कंडक्टर में कुछ हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। उसी तरीके का एक इफेक्ट हमें यहां पे देखने को मिलेगा जिसको बोला जाएगा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहने का मतलब क्या हुआ, अगर एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं तो वो कंडक्टर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा। इस इफेक्ट को ही नाम दिया गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या सिंपल से वर्ड्स में इसको क्या बोला गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट की। देखिएगा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या बताया गया। कंक्लूजन के बेसिस पे ये बोला गया कि अगर एक कंडक्टर है और उस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो वो कंडक्टर अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। यानी कि क्या कह सकते हैं अपन लोग, अ करंट और अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट, दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। दूसरा कंक्लूजन यहां पे क्या ड्रॉ आउट करा गया कि स्ट्रेंथ जो है मैग्नेटिक फील्ड की वो डिपेंड करेगी ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। यानी कि अगर करंट इसमें ज्यादा जाएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो ज्यादा स्ट्रांग होगी, और इसमें अगर करंट कम फ्लो कर रहा तो यहां पे इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं कि अगर डायरेक्शन की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा अगर हम करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे। क्लियर है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स थ्रू दिस कंडक्टर देन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड आल्सो रिवर्सेस। ठीक है। तो ये इस एक्सपेरिमेंट के क्या थे, कुछ कंक्लूजन थे। इतनी बात आ रही है बेटा। ठीक है। इस एक्सपेरिमेंट में ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर ये मेरे पास डायग्राम है तो इस एक्सपेरिमेंट में जो डायरेक्शन लिए गए वो कुछ इस तरीके से लिए गए कि अपन लोग का जनरली क्या होता है, नॉर्थ यहां पे होता है, साउथ यहां पे होता है, ठीक है, ईस्ट यहां पे होगा आपका और वेस्ट यहां पे होगा। इस ऑलस्टेड एक्सपेरिमेंट में क्या करा गया, इस डायरेक्शन को अगर मैं 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा दूं, कहने का मतलब क्या हुआ, अगर मैं 90 डिग्री इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये डायरेक्शन कुछ ऐसे आ जाएंगे। नॉर्थ यहां पे आ जाएगा हमारा, साउथ यहां पहुंच जाएगा और ऊपर पहुंच जाएगा वेस्ट और नीचे हो जाएगा ईस्ट। तो पर्टिकुलरली इस एक्सपेरिमेंट में जो डायरेक्शन है आपको लेने हैं वो ये वाले देखने हैं। आ रही है बात है, इस डायरेक्शन से कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में क्या कर रहे हैं हम लोग, इनिशियली की हमारी क्या है, ओपन है। यहां पे मैं लिखते जा रहा हूं, इनिशियली की क्या है हमारी, ओपन है, और की ओपन होगी तो इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा होगा। ठीक है। अभी अपन लोग ने ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट में डायरेक्शन देखे तो वो डायरेक्शन कैसे थे, यहाँ पे मेरा नॉर्थ था, यहाँ पे मेरा साउथ था, ऊपर मेरा वेस्ट था, नीचे मेरा ईस्ट था। यानी कि अगर बात करें तो हम ये कह सकते हैं द कंडक्टर ए बी इज प्लेस्ड अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में मेरा क्या रखा है, एक कंडक्टर ए बी को रखा गया। इतना क्लियर है। अब अगर इस तरीके से कंडक्टर रखा गया तो इसमें अभी इनिशियली क्या है, की ओपन है, की ओपन है तो कोई करंट जा नहीं रहा, कोई करंट जा नहीं रहा, तो हम क्या कर रहे हैं, इस कंडक्टर के पास में एक मैग्नेटिक कंपास रख रहे हैं। ठीक है। अब हम सबको पता है अगर इसमें करंट जा नहीं रहा तो इसमें कोई भी करंट होगा नहीं। मैग्नेटिक कंपास है, उसकी जो निडल होगी वो ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट करेगी, है ना। यानी कि कह सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ। अब क्या हुआ, अब मान लीजिए अगर मैंने इस की को क्या कर दिया, क्लोज कर। अब जैसे ही क्लोज करेंगे तो ये कंडक्टर में करंट फ्लो करेगा, और कंडक्टर में जब करंट फ्लो करेगा तो ये वायर अपने अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। वो मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगी उसकी वजह से इसका जो डायरेक्शन होगा, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा। यानी कि इंस्टेड ऑफ रेस्टिंग इन द ज्योग्राफिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, नाउ दिस डिफ्लेक्शन विल बी चेंज्ड। फिर हमने क्या करा, अगर की को ओपन करेंगे तो फिर से कोई करंट नहीं तो डिफ्लेक्शन जीरो, यानी कि निडल वापस ऐसे आ जाएगी। फिर से की को प्रेस करेंगे फिर से डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, फिर से की को ओपन करेंगे फिर से डिफ्लेक्शन खत्म हो जाएगा। इससे कंक्लूजन ये आया पहला वाला कि व्हेनेवर अ करंट इज मेड टू पास थ्रू अ कंडक्टर, ठीक है, व्हेनेवर करंट इज मेड टू पास थ्रू अ कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इतनी बात क्लियर है। और यही इफेक्ट क्या कहला रहा था, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब दूसरी बात क्या कर रहे हैं, उन्होंने क्या करा, इस रियोस्टेट की मदद से करंट की वैल्यू को चेंज करा। जैसे कि अगर मान लीजिए ये रियोस्टेट यहाँ पे टच हो रहा तो रेजिस्टेंस हमें इतना मिलेगा। अगर यही चीज हमने स्लाइड करा के यहाँ पे करा दी तो रेजिस्टेंस इनकाउंटर्ड विल बी मोर, और रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो करंट कम जाएगा, करंट कम जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जो कंपास यहाँ पे रखा था
अभी पहले इनिशियली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट कर रहा था, तो अब डिफ्लेक्शन ऐसा भी होगा, फिर ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, बढ़ेगा या घटेगा या डायरेक्शन चेंज होगा। इतनी बता रही। तो अब क्या कह रहे हैं कि अगर हमने रियोस्टेट में इसकी वैल्यू को बढ़ाया तो करंट जो जाएगा वो कम जाएगा, और करंट कम जाएगा तो जो डिफ्लेक्शन पहले इतना हो रहा था वो डिफ्लेक्शन भी धीरे धीरे कम होगा। इतनी बता रही बेटा। तो दूसरा कंक्लूजन यहां से जो निकाला गया वो यही निकाला गया कि द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। क्लियर है। तीसरी बात में क्या बोला गया कि अभी देखिएगा बैटरी के टर्मिनल कुछ ऐसे हैं, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, यानी करंट इज मूविंग इन सच अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है। अब करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा, अभी के लिए मान लेते हैं अगर ये डिफ्लेक्शन इस तरफ हो रहा है, ठीक है, अगर ये डिफ्लेक्शन इधर हो रहा है, हमने क्या करा कि अगर इसके टर्मिनल बदल दे, यानी कि नेगेटिव को मैं इधर कर दूं और पॉजिटिव को इधर कर दूं, तो करंट अब इस तरह से फ्लो करेगा इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आप ये देखेंगे जो डिफ्लेक्शन है, पहले मान लो अगर वो नीचे की तरफ हो रहा तो वो डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी बदल गया। ठीक है। तो लास्ट कंक्लूजन जो यहां पे निकला है वो यही निकला है कि डायरेक्शन डिपेंड्स इट्स डायरेक्शन। इट कौन है यहाँ पे? तो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अगर करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। इतनी बात क्लियर आई। तो दीज वर द कंक्लूजन विच वॉज ड्रॉन आउट बाय द ऑलस्टेट। इतना क्लियर है बेटा। तो हम लोग अब बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। तो इसमें करा क्या गया, एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिएगा पहले कि मान लो ये मेरे पास एक कार्डबोर्ड है, दिख रहा है आपको। इस कार्डबोर्ड में मैंने बीच में इस तरीके से एक होल ड्रिल करा और एक वायर को, एक कंडक्टर को इस तरीके से इंसर्ट करा दिया। अरे बात, तो ये वायर या कंडक्टर इस तरीके से पार कर जाएगा। अब इसके जो दो एक्सट्रीम एंड आए, इसके बीच में हम एक बैटरी को कनेक्ट करेंगे सो दैट इट विल बी एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। दूसरा हम एक की को कनेक्ट करेंगे ताकि वो की का यूज करके हम लोग उसको ऑन ऑफ कर सकें। और तीसरा एक रियोस्टेट कनेक्ट करेंगे ताकि करंट की वैल्यू को चेंज करा जा सके। मतलब दीज आर द मैंडेटरी पार्ट। इसके अलावा आप लगाना है तो एक एमीटर लगा सकते हैं जो हमें करंट की वैल्यू को मेजर करके बताएगा। इतनी बात क्लियर है। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है। इसमें क्या है, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, ये आपको दिख रहा होगा। यहां से आए, अब हमने क्या करा, एक एमीटर लगा दिया करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए, एक बैटरी लगाई विच इज एक्टिंग एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, एक रियोस्टेट है, की है। इस तरीके का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है। अब क्या कर रहा है, अगर मान लो ये मेरे पास एक कंडक्टर है जो कि पार कर रहा था इस कार्डबोर्ड के थ्रू, हम क्या कर रहे हैं, इसके अराउंड इस तरीके से आयरन फिलिंग्स को स्प्रिंकल कर रहा है। और जब मैं इसको जेंटली टैप करूंगा तो जो आयरन फिलिंग्स है वो इसके अराउंड एक पर्टिकुलर पैटर्न में अरेंज कर लेंगी। इतनी बात समझ में आ रही। द आयरन फिलिंग्स विल बी अरेंजिंग देमसेल्फ इन अ पर्टिकुलर पैटर्न। अब वो पैटर्न क्या है, तो वो पैटर्न है दे विल बी अरेंजिंग देमसेल्फ इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल, यानी कि इन सब का एक कॉमन सेंटर होगा विच विल बी लाइंग इनसाइड द वायर। इतनी बात समझ में आ रही बेटा। तो आप देखेंगे यहां पे क्या हो रहा है, आयरन फिलिंग्स का जो अरेंजमेंट है वो कैसा है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। इतना क्लियर है बेटा। फिर क्या बोल रहा है, when the direction of the current in the wire is reversed, the direction of the magnetic field also reverses। कहने का मतलब क्या हुआ, अभी देखिएगा अगर करंट फ्लो कर रहा है तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, करंट इस तरीके से फ्लो कर रहा है ऊपर से नीचे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है ना, ऊपर से देखने पे इट विल बी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अरे बात, अब अगर मान लो मैं इसके टर्मिनल बदल दूं, ये नेगेटिव कर दूं ये पॉजिटिव कर दूं, तो करंट इस तरीके से नीचे से ऊपर जाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो वही बोल रहे, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द वायर इज रिवर्स, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो रिवर्सेस। लेकिन जो पैटर्न होगा, पैटर्न में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, पैटर्न वैसे ही होगा इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्किल। इतना क्लियर है बेटा। इस वाली बात में अगली बात में क्या बोल रहे हैं, द स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजेस ऑन इंक्रीजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट। यानी कि अगर इसमें ज्यादा करंट फ्लो कराएंगे तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी वो स्ट्रांग होगी, इसमें कम करंट को फ्लो कराएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके थ्रू जो प्रोड्यूस होगी उसकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या कहता है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिटरमाइंड बाय यूजिंग द राइट हैंड थंब रूल। तो यहां पे जो डायरेक्शन इस तरीके से मार गए, ये डायरेक्शन आया कैसे, तो इसको डिटरमाइन करने के लिए एक रूल बनाया गया जिसको बोला गया राइट हैंड थंब रूल। तो देखिएगा राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, तो मान लीजिए ये मेरे पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर में करंट अगर कहां जा रहा है, इन द वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन, तो आपको क्या करना है, इस कंडक्टर को अपने राइट हैंड में पकड़ना है इस तरीके से ताकि जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा हो उस डायरेक्शन में आपका थंब हो। क्लियर। तो जिस डायरेक्शन में ये फिंगर आपकी घूम रही होंगी, जिस डायरेक्शन में ये फिंगर कर्ल कर रही होंगी, जिस डायरेक्शन में ये फिंगर इनक्लोज कर रही होंगी, ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का। इस डायग्राम में देखिएगा, इस डायग्राम में अगर मान लेते हैं करंट कहां फ्लो कर रहा, इन द वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, तो आप इसको इस तरीके से पकड़ेंगे कि थंब विल बी पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो फिंगर जिस डायरेक्शन में टर्न ले रही होंगी,
फिंगर जिस डायरेक्शन में इंक्लोज कर रही होंगी, ये डायरेक्शन किसका होगा, मैग्नेटिक फील्ड का। तो आप यहां से देख पाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, कुछ इस तरीके का। इतनी बात क्लियर है। तो यही बात यहां पे बोली है, इफ वी होल्ड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन आवर राइट हैंड सच दैट थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, then the finger enclosing or encircling will give us the direction of magnetic field। इतनी बात आई बेटा। इसी रूल का यूज करके इस डायग्राम में डायरेक्शन देखिएगा अगर मैं अभी पॉजिटिव और नेगेटिव की बात करूं तो करंट नीचे जा रहा है, करंट नीचे जाएगा तो मैं इस तरीके से पकड़ूंगा, इस तरीके से पकड़ूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आएंगी। तो आप देखिए यहां से ऐसे आ रही और यहां से ऐसे घूम जा रही। इतना क्लियर है। अगर डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाएगा तो करंट ऊपर जाएंगे, करंट ऊपर जाएगा तो थंब ऊपर की तरफ, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखिए अब उल्टा हो जाएगा। यही वाली बात यहाँ पे बोली गई थी, डायरेक्शन ऑफ द करंट रिवर्स करने पे क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड भी रिवर्स हो जाती है। इतना क्लियर है बेटा, ठीक है। तो अब इसके आगे बात आती है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सर्कुलर कॉइल, ठीक है। देखिएगा, तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट इन अ लूप, और इसी को बोल सकते हैं क्या, सर्कुलर कॉइल। तो ये हमारे पास एक लूप है, इस लूप के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट होगी ये देख रहे हैं। तो फिर से अगेन, ये मेरे पास कंडक्टर, इस कंडक्टर में मैंने एक होल यहां पे ड्रिल करा, एक होल यहां पे ड्रिल करा, एक वायर लिया मैंने यहां से ऐसे डाला, ठीक है। तो ये वायर इस तरीके से ऐसे निकलेगा और फिर घुमा के मैंने इसको इस वाले होल से नीचे की तरफ निकाल दिया। यहां से मेरे पास वायर के दो एंड आएंगे, इसके नीचे मैं वही सारी चीजें कनेक्ट कर दूंगा। क्या क्या, एक बैटरी, दूसरा रियोस्टेट, तीसरा की आप चाहें तो एमीटर लगा सकते हैं करंट की वैल्यू को मेजर करने के लिए। क्लियर है, वही काम कर रहा है। देखिएगा, दिस इज द कार्डबोर्ड, एक होल मैंने ये ड्रिल करा, एक होल यहां पे ड्रिल करा, एक वायर को इस तरीके से मूव कराया, एक एंड यहां से आया, एक एंड यहां से आया, और इसके नीचे मैंने लगा दी एक बैटरी, एक रियोस्टेट और एक की। एमीटर नहीं लगाया, कोई दिक्कत नहीं है, एमीटर का ऑप्शनल है, करंट को मेजर करना लगाइए, नहीं करना है तो मत लगाइए। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या कह रहा है, अब देखिएगा, अब पहली बात क्या कह रहा है कि अगर मैं पॉइंट P पे और मैं पॉइंट Q पे अगर बात करूं, तो देखो अगर P की बात कर रहे हैं तो ये हाफ पोर्शन को हम लोग अभी के लिए है ना कंसीडर नहीं कर रहे, तक भूल जाओ कि यहाँ पे डायग्राम कुछ है। तो अगर देखा जाए तो एक तरीके से ये बोल सकता हूँ, अगर वायर देखिएगा थोड़ा सा, कि अगर मान लो ये मेरे पास है तो पॉइंट P है, तो यहाँ से वायर ऐसे जा रहा, तो एक तरीके से देखा जाए तो ये एक स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करेगा, और स्ट्रेट कंडक्टर की तरह काम करेगा तो हम ये बोल सकते हैं राइट हैंड थंब रूल लगा सकते हैं। अब देखिएगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, यानी कि करंट इस वाले P एंड से ऊपर जा रहा होगा। अब राइट हैंड थंब रूल लगाइए, अगर P में करंट ऊपर जा रहा तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा उस डायरेक्शन में थंब, तो फिंगर इस तरीके से घूमेंगी, जब फिंगर इस तरीके से घूमेंगी तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का आएगा। इतना क्लियर है। अब जब करंट यहाँ से जाए तो इस वाले Q पॉइंट पे करंट नीचे की तरफ जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, फिर से राइट हैंड थंब रूल का यूज करूंगा, यानी कि थंब इज पॉइंटिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन द फिंगर इन सर्कलिंग विल बी इन सच अ डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन मेरा मैग्नेटिक फील्ड का होगा। तो एट पॉइंट P एंड एट पॉइंट Q, ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ पे देखिए कॉन्सेंट्रिक सर्कल यहाँ पे बन रहे होंगे, Q पॉइंट में भी क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड होगी। एक बात समझ में आई कि एट पॉइंट P एंड Q द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दूसरा क्या बोल रहा है कि अगर मैं बिटवीन P एंड Q की बात करूं, ठीक है, P और Q के बीच में, यानी कि आपको अगर दिख रहा हो तो हम लोग यहां बात कर रहे हैं, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, इसके बीच में। तो अब राइट हैंड थंब रूल के देखिए अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये वाली मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही और ये वाली यहां से घूम के आई तो ये भी अंदर जा रही, तो P और Q के बीच में डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ। तो ये बोल सकते हैं बिटवीन P एंड Q द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर सेम। इतना क्लियर है बेटा, दो पॉइंट क्लियर है। पहला, P और Q पे कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। दूसरा, P और Q के बीच में क्या है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। इतना क्लियर है। अब बात आई, अगर मैं इस लूप के सेंटर पे बात करूं, ये होगा लूप का सेंटर। अरे बात, अब लूप के सेंटर में देखो तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी है, सीधी जा रही है। तो अगर मान लीजिए मैं एक लूप बनाता हूं, ये मेरे पास एक लूप है, ठीक है। इस लूप में अगर देखा जाए तो ये वाली इस लूप की एक्सिस होगी, यानी कि एक एक्सिस ऐसे परपेंडिकुलर टू दिस लूप, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द लूप, इसके परपेंडिकुलर ऐसे होगी ये वाली, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो ये वाली जो लाइन है ये इसकी लूप की एक्सिस कह सकते हैं। अरे तो एट द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट एंड अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप, लूप की एक्सिस के अलोंग है और इस लूप के कैसी है, परपेंडिकुलर। इतनी बात आ रही है, ठीक है। तो दिस इज द अनदर पॉइंट। फिर क्या बोल रहा है यहाँ पे, थोड़ी सी बात और सुनिएगा। अब छोटी छोटी सी बातें क्या बची हैं कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो होगी दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट,
यानी कि इस लूप में अगर ज्यादा करंट जाएगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग होगी, कम करंट जाएगा तो वो वीक होंगी। इतनी बात आ रही है। दूसरी बात क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि यहाँ पे देखिए अभी क्या हुआ, एक वायर इस तरीके से गया, घूम के हमने इसको वापस कनेक्ट कर दिया। लेकिन अगर मान लो वापस ना कनेक्ट करके मैं यहाँ से लाता, फिर से यहाँ से डालता, देखिएगा एक वायर आया, मैं अगर इसको यहाँ से लाया और फिर मैं यहाँ से ले गया, फिर यहाँ पे अभी कनेक्ट करने की जगह मैं दोबारा ले जाऊँ, फिर मैं दोबारा ले जाऊँ, तो इस तरीके से नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ते जाएंगे और फिर ले जाके मैं कनेक्ट कर दूँ। और ये बात, तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उतनी ज्यादा क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। और ये बात बेटा, इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक है। अब बात आई कि डायरेक्शन यहां पे कैसे निकालें। तो डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग एक रूल का यूज करेंगे जिसको नाम दे रहे हैं क्लॉक रूल, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ क्लॉक रूल। अब क्लॉक रूल आगे देखते हैं। तो जो बातें हम लोग ने यहाँ पे कंक्लूजन की फॉर्म में देखी, इन्हीं बातों को एक बार डिस्कस कर रहा है। देखिएगा पहली बात में क्या बोल रहा है, इन द विसिनिटी ऑफ द वायर एट पॉइंट पी एंड क्यू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली सर्कुलर, ठीक है। पैटर्न कैसा है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल, और एट पी एंड क्यू कैसी है, सर्कुलर फॉर्म में है। इतनी बात क्लियर है। तो विद इन द स्पेस इनक्लोज्ड बाय अ वायर बिटवीन पी एंड क्यू द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इन द सेम डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन क्या था, सेम था, सब अंदर जा रही थी, याद है। फिर क्या बोल रहा है, नियर द सेंटर ऑफ द लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरली कैसी हैं, पैरेलल हैं टू ईच अदर एंड द मैग्नेटिक फील्ड में बी अज्यूम टू बी यूनिफॉर्म। इस वाले की बात नहीं करी, इस वाले की बात यहां पे करते हैं। देखिएगा कि अगर इस रीजन में देखा जाए, इस रीजन में करीबन करीबन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के पैरेलल दिख रही है, और पैरेलल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बताती है कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ये एग्जैक्टली यूनिफॉर्म नहीं कह सकते है ना, समवॉट कह सकते हैं। आ रही बात है। तो यही बात यहां पे बोली है कि नियर द सेंटर ऑफ द लूप द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर नियरली पैरेलल टू ईच अदर, सो द मैग्नेटिक फील्ड में बी अज्यूम टू बी नियरली यूनिफॉर्म। इतनी बात क्लियर है बेटा। फिर बोला एट द सेंटर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन। आ रही बात सेंटर पे जो अपन लोग ने बात करी थी कि अगर देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन सेंटर पे कैसी है, इस तरीके से अलोंग द एक्सिस है, और इस लूप के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी अलोंग द एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द लूप। इतनी बात क्लियर है बेटा, ठीक है। फिर बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम डेंसर, द डेंसर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज्ड। अब देखो वही वाली बात आ गई कि मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ाना है तो क्या तरीके थे, एक था स्ट्रेंथ ऑफ द करंट, करंट बढ़ा दोगे तो बढ़ जाएगी, दूसरा क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स। आ रही बात, यानी कि आप सिर्फ आंसर याद करिए, बी इज प्रोपोर्शनल टू आई पे डिपेंड करती है और बी इज प्रोपोर्शनल टू एन पे डिपेंड करती है डायरेक्टली। क्लियर है। आई बढ़ाओगे तो बी बढ़ेगा, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ऐसे ही नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी। डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्लॉक रूल का यूज करते हैं, क्लॉक रूल अभी देखते हैं। इतना क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई है आपको, ठीक है। तो जो कंक्लूजन अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो डायग्राम अपन डिस्कस कर रहे हैं, इतना ही बस दिमाग में होना चाहिए। अगर इतना है तो आप हर तरह के क्वेश्चन कर पाएंगे। आ रही है बात, देखिएगा। अब बात आती है क्लॉक रूल की। क्लॉक रूल क्या कहता, क्लॉक रूल का सिंपल सा कहना यह है कि अगर आप एक कोई भी लूप को देखते हैं, उस लूप को सामने से देखो। आ रही है बात, है ना। जैसे मान लो यहां पे मैं एक इमेजिन कराऊंगा आपसे कि इफ दिस इज अ लूप, क्लियर है। तो लूप को आपने कहां से देखा, सामने से देखा, या मैंने यहां से सामने से देखा। ऐसा नहीं होना चाहिए, लूप ये है, अगर इस तरीके का लूप है तो मैं साइड से देख रहा हूं, आप भी साइड से देख रहा है। आ रही बात। तो आपको लूप को कहां से देखना है, सबसे पहले सामने से देखना है। तो ऐसे बोलते हैं बाय लुकिंग एट द फेस ऑफ द लूप, ठीक है। लुकिंग एट द फेस ऑफ द लूप, सामने से देखा है। अब सामने से अगर लूप देखते हैं और सामने से लूप देखने पे करंट का डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज नजर आए, क्या यहां पे देखिएगा, सामने से अगर लूप को देख रहे हैं तो आप देखेंगे इसमें करंट का डायरेक्शन आपको ऐसा नजर आ रहा है, इस तरीके से घूम रहा है करंट। आ रही बात, यहां से जाएगा ऐसे घूम के वापस फिर वैसे, तो करंट कैसे घूम रहा है इसमें, इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो जब भी करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा वहां पे एग्जिस्ट करेगा क्या, साउथ पोल। आ रही है बात बेटा, है ना, देयर एग्जिस्ट द साउथ पोल। और सामने से देखने पे अगर करंट का डायरेक्शन आपको कैसा नजर आए, एंटी क्लॉकवाइज, आपको दिख रहा होगा एंटी क्लॉकवाइज। तो करंट का डायरेक्शन जब भी आपको एंटी क्लॉकवाइज नजर आएगा तो वहां पे एग्जिस्ट करेगा क्या, नॉर्थ पोल। इतनी बात समझ में आई। याद रखने के लिए अपन वही कर सकते हैं कि एस बनाइए और इसके एंड पे एरो लगा दीजिए। तो अब एस कैसा घूम रहा है, क्लॉकवाइज, तो जब भी क्लॉकवाइज घूमेगा तो वहां पे साउथ पोल आएगा। इसी तरीके का एन बनाइए और इसके एंड पे एरो लगा दीजिए, तो ये कैसे घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज। तो जब भी डायरेक्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज, वहां पे एग्जिस्ट करेगा नॉर्थ पोल, और जब भी डायरेक्शन होगा क्लॉकवाइज वहां पे एग्जिस्ट करेगा साउथ पोल। तो दिस इज द क्लॉक रूल। थोड़ा सा देखिएगा, अगर इस वाले लूप में बात करते हैं, करंट आपको कैसा नजर आ रहा, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज।
तो सिंपल सा यहाँ तो उन्होंने दे रखा, अगर नहीं भी दे रखा होता तो आप देखते ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, यानी कि करंट यहाँ से निकलेगा इस तरीके से घूम के इस तरीके से वापस आएगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ द करंट हमें कैसा दिख रहा, क्लॉकवाइज। और जब भी करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगा वहां पे क्या एग्जिस्ट करेगा, साउथ पोल। मतलब अपन लोग जिस एंड से देख रहे हैं उस एंड से यहाँ पे क्या होगा, साउथ पोल होगा, और उस तरफ से देखने पे, बात समझे, इस लूप के पीछे से देखने पे क्या होगा, कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल होगा। आ रही है बात, इतनी बात समझ में आ रही है, क्लियर है बेटा? ठीक है, अब देखना थोड़ी सी बात अगर कंक्लूड करें तो ऐसा होता कि ये मेरे पास नॉर्थ और साउथ बार मैग्नेट है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहाँ से, नॉर्थ से ट्रेवल करती हैं साउथ में, यानी कि नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करती हैं। अब देखो यहाँ पे साउथ आया, साउथ का मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंटर होनी चाहिए, तो अब देखो ये सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर ही तो जा रही लूप के। आ रही है बात? अभी अपन लोग ने राइट हैंड थंब रूल का यूज करा था, तो ये तो देखा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे घूम रही है, अगर यहाँ पे साउथ है तो साउथ में अंदर जानी चाहिए, देखो अंदर जा रही, तो ये सारी अंदर जा रही हैं, तो इस तरीके से भी हम समझ सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बेटा? तो अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग सोलोनॉइड। ठीक है, या इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग, सिलेंड्रिकल कॉइल। तो सोलोनॉइड का मतलब क्या होता है, पहले ये जानते हैं कि अगर मैं कंडक्टिंग वायर को इस तरीके से वुंड करूं, यानी कि इस तरीके से लपेटूं, ठीक है, तो तरीका क्या है, तो तरीका है इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल स्प्रिंग। ठीक है, इफ अ कंडक्टिंग वायर इज वुंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल स्प्रिंग, एक बात जरूर याद रखना है, कब तक लपेटना है, जब तक उसकी लेंथ उसके डायमीटर से बड़ी ना हो जाए। आ रही बात कि इफ अ कंडक्टिंग वायर इज वुंड इन द फॉर्म ऑफ हेलिकल स्प्रिंग सच दैट इट्स लेंथ शुड बी ग्रेटर देन इट्स डायमीटर, जो उसका डायमीटर है उससे बड़ी क्या होनी चाहिए, लेंथ। तो उस कंस्ट्रक्शन को हम लोग नाम क्या देंगे, सोलोनॉइड। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बेटा? तो अब हम क्या कह रहे हैं, अब बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड सोलोनॉइड के थ्रू कैसी होंगी। ठीक है, तो देखिएगा इसको करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने फिर से कार्डबोर्ड लिया, वही ले रहे हैं बार बार तो फिर से ले रहे हैं। ठीक है, तो इस कार्डबोर्ड पे हमने क्या करा, दो स्लिट बनाई। जैसे मान लो एक स्लिट मैंने इस तरीके से बनाई यहाँ पे, और एक स्लिट मैंने यहाँ पे, स्लिट का मतलब इस तरीके से काट लिया है, नैरो ओपनिंग। ठीक है, एक पतली पतली से ऐसी पट्टियां काट ली। अब क्या कह रहे हैं, एक मैंने क्या लिया, कंडक्टिंग वायर लिया, इसको यहाँ से ऐसे डाला, समझना, इसी को मान लो यहाँ से स्लिट है, ये मैंने यहाँ से एक तार डाला, फिर इसको ऐसे घुमाया, फिर यहाँ पे ले गया, फिर घुमाया, फिर यहाँ पे ले गया, फिर यहाँ पे घुमाया, फिर यहाँ पे ले गया। तो इस तरीके से अगर आप देखते जाएंगे तो एक मुझे सिलेंड्रिकल कॉइल मिल जाएगी। आ रही बात, एक मुझे सिलेंड्रिकल कॉइल मिल जाएगी। तो उसी तरीके का अरेंजमेंट ये है, देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि मेरे पास एक स्लिट ये है, दिख रही है बेटा आपको? ठीक है, और एक स्लिट हमारे पास ये है। अब इस स्लिट के थ्रू हमने क्या करा, वही एक कंडक्टिंग वायर को यहाँ से लेकर नीचे से निकाला और इस तरीके से, देखना, इस तरीके से डाला, फिर मैंने ये डाल दिया, फिर मैंने ये ऐसे डाल दिया, फिर ऐसे, फिर इस तरीके से समझ रहे हो? ओके, इस तरीके से हमने एक कंडक्टिंग वायर को इसमें लपेट दिया। क्लियर है बेटा? आ रही बात? तो समझ में आया कि नीचे से डाला, अब इसका पार्ट तो छुप गया, फिर ऊपर निकला, फिर नीचे गया, फिर ऊपर निकला, फिर इस तरीके से लपेट के ये अंदर गया, फिर ये नीचे से निकाल लिया, और वापस वही तीन चीजें कनेक्ट करना है। क्या क्या? तो एक हमारे पास बैटरी रहेगी जो है ना सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह एक्ट करेगी, तो दूसरा हमारे पास रियोस्टेट रहेगा जिसका यूज करके हम करंट की वैल्यू को बढ़ा या घटा सकते हैं, तीसरा की रहेगी ताकि करंट को टर्न ऑफ या टर्न ऑन करा जा सके। क्लियर है? लगाने के लिए एमीटर लगा दो अगर करंट को मेजर करना है तो। इतनी बात क्लियर है? तो इस तरीके का सेटअप समझ में आ गया? ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, यहां पे बात आती मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन किस तरीके से निकलेगा। तो देखिएगा, तो आपको ये पैटर्न कैसा नजर आ रहा, तो ये पैटर्न नजर आ रहा होगा सिमिलर टू दैट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। याद है बार मैग्नेट, 9th क्लास में पढ़ा था अपन लोगों ने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे मूव करती है नॉर्थ से साउथ, फिर ऐसे नॉर्थ से साउथ। आ रही बेटा बात है? ऐसे ऐसे। क्लियर है? तो आप गौर से देखो तो कुछ पैटर्न वैसे ही नजर आ रहा है। तो ऐसा बोल सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ सोलोनॉइड इज सिमिलर टू द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ बार मैग्नेट। इतना बात क्लियर है? अब देखो अगर सोलोनॉइड के अंदर बात करें अपन लोग थोड़ी सी, तो अंदर अगर आप देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस समवॉट पैरेलल नजर आ रही है बात है? तो इनसाइड अ सोलोनॉइड द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू वन अनदर। अब पैरेलल का मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होगी। अरे ये बात है। फिर बात आई मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगी, वही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ करंट, ये तो सब में ही है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। जैसा भी देखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्न्स हैं। अगर मैं इस वायर को पास पास लपेट दूं, इस तरीके से दिख रहा है आपको? क्लियर है? पास पास लपेट देंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स विल इंक्रीज, एंड एज द नंबर ऑफ टर्न्स विल इंक्रीज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ विल अगेन इंक्रीज। इतनी बात आ रही है? क्लियर है बेटा? एक और तरीका है जिसकी वजह से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ यहां पे बढ़ा सकते हैं कि अगर हम इस सोलोनॉइड के अंदर एक सॉफ्ट आयरन का पीस इंसर्ट करा दें। क्या?
if the piece of soft iron is inserted inside a solenoid, then again we can increase the strength of the magnetic field. ये वाला आपको याद रखना होगा, ये दो तो वैसे ही हैं लूप जैसे, है ना। तो magnetic field strength can be increased by placing or by inserting a piece of soft iron inside the solenoid. इतनी बात क्लियर है। डायरेक्शन कैसे निकलेगा, डायरेक्शन निकालने के लिए क्लॉक रूल का यूज करेंगे, अभी करते हैं। आ रही बात फिर से वही कि करंट के डायरेक्शन को बदल देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। आ रही बात, देखिएगा क्या कह रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलोनॉइड आर नियरली स्ट्रेट एंड पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द सोलोनॉइड, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलोनॉइड। क्लियर है। अब क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिकम डेंस, डेंस का मतलब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट होगी वो कैसे होगी, बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ द करंट, यानी कि वही वाली बात आ गई, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। दूसरे में क्या बोल रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स, कहने का मतलब बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। और ये बात तीसरी बात में क्या बोल रहा है, द मैग्नेटिक फील्ड इज ऑल्सो इंक्रीज्ड बाय प्लेसिंग अ सॉफ्ट आयरन रॉड और कोर along the axis inside a solenoid। इतनी बात आ रही। फिर क्या कह रहे हैं, the soft iron increases the strength of the magnetic field of the solenoid since soft iron has high permeability। यहाँ पे अगर देखा जाए तो उसकी मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा। परमिएबिलिटी का मतलब क्या, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो आसानी के साथ पास कर जाएंगे एक मटेरियल के थ्रू, ऐसा समझ लीजिए। अभी इतनी बात आ रही है, क्लियर है बेटा। फिर बात आती है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अगर निकालना है तो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द क्लॉक रूल। अब देखिएगा क्लॉक रूल हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं। मैं इसी फिगर को लेता हूं और थोड़ा सा इसको साफ सुथरा करता हूं। इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखिएगा अगेन अगर देखा जाए तो ये मेरे पास पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव है, तो करंट क्या होगा, पॉजिटिव से निकलेगा, इस तरीके से जाएगा। थोड़ा समझिएगा, इसमें करंट ऊपर जाएगा। अब करंट ऊपर जाएगा तो ये वाला देखना, ये वाला अगर वायर की बात करें तो ये ऊपर गया, फिर ये नीचे गया होगा, फिर नीचे से घूम के ऐसे आया होगा। अब मान लो आप यहाँ पे खड़े होके देख रहे हो इसको, क्लियर है, ठीक है। जैसे मान लो ये मेरे पास था, यहाँ पे वायर क्या है, वायर आगे से आया और घूम के इस तरीके से ऐसे 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 लपेटा और फिर वहां से जाके नीचे कनेक्ट हो गया। तो यहां से इस एंड से मैं आपको दिखाऊं, इस एंड से करंट आपको कैसा नजर आएगा, है ना, कैसा नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉक रूल क्या कहता है, एंटी क्लॉकवाइज में हमेशा नॉर्थ पोल एग्जिस्ट करेगा, यानी कि अगर बात करें इस तरफ से देखने पे क्या आएगा, नॉर्थ पोल आएगा। इतना तो कंफर्म है कि एक अगर मैग्नेट है तो नॉर्थ है तो दूसरा क्या होगा, साउथ, तो यहाँ पे साउथ आएगा। अगर रूल लगाना है तो देख लीजिए कि आप यहां से खड़े होकर देख रहे हो, अब यहां से खड़े होकर देखोगे, ठीक है, वहां से कैसे आ रहा था देखना, थोड़ा सा यहां से देखिएगा, यहां से कैसे आ रहा था, ऐसे आ रहा था। अगर ये यहां से ऐसे आ रहा, देखना थोड़ा समझना बेटा, यहां से ऐसे आ रहा तो यहां से आप देख के बताओ कैसा नजर आ रहा। अरे ये बात फिर से, ये मेरे पास है, यहां से करंट आगे गया, ऐसे घूम रहा, आपकी तरफ से दिखाऊं तो करंट आगे से जा रहा है, ऐसे ऐसे घूम रहा। अरे ये बात, तो यहां से देखने पे क्या है, अभी क्या है बोलो, अभी है एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है। अब समझना, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज है तो यहां से देखने पे क्लॉकवाइज होना चाहिए, यहां से देखने पे क्लॉकवाइज होना चाहिए। अभी आप कहां से देख रहे हैं, यहां से। अगर मैं इस तरफ से आपको दिखाऊं तो देखो कैसा नजर आ रहा, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, बोलो बोलो, है ना, क्लॉकवाइज। आ रही बात, अब कैसा नजर आ रहा, क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज में क्या होगा, साउथ पोल। इतनी बात समझ आई। तो यहाँ पे नॉर्थ आएगा और यहाँ पे क्या आएगा, साउथ। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां से कहां ट्रेवल करती है, नॉर्थ टू साउथ। तो नॉर्थ से निकलेंगी, देखिए निकल रही है, नॉर्थ से निकलेंगी, निकल रही है, और साउथ में एंटर कर रही है वापस। आ रही है, साउथ में वापस एंटर कर रही है। इतनी बात आ रही। तो दिस इज हाउ वी विल बी इंप्लीमेंटिंग द क्लॉक रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो अब बात आई इलेक्ट्रोमैग्नेट की। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, तो बेसिकली इट इज अ टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। कैसे बनाई गई कि अगर एक कॉइल में करंट को फ्लो कराया जाए विच इज वूंड ओवर अ पीस ऑफ सॉफ्ट आयरन, यानी कि एक सॉफ्ट आयरन का पीस है, जैसे ये वाली मान लीजिए, ये मेरे पास क्या है, एक सॉफ्ट आयरन का पीस है। इस सॉफ्ट आयरन के पीस के ऊपर हम लोगों ने क्या करा, इस तरीके से, है ना, वायरिंग कर दी या इस तरीके से कॉइल को लपेट दिया। इतनी बात आ रही है बेटा, दिख रहा है, क्लियर है। अब क्या होगा, फिर से वही कि अगर मैंने एक बैटरी लगा दी करंट को फ्लो कराने के लिए, रियोस्टेट लगा दी करंट की वैल्यू को चेंज करने के लिए, एमीटर लगा दिया करंट को मेजर करने के लिए, की लगा दी ऑन ऑफ करने के लिए, सब में वही चीजें लगा रहे, है ना, सब में वही चीजें लगा रहे हैं। बस आपको याद रखना है 4 चीजें लग रही हैं, एमीटर ऑप्शनल पार्ट है। इतनी बात आ रही है। अब क्या होगा, अब अगर इसमें करंट को फ्लो कराया जाएगा तो ये क्या करेगी, ये एक मैग्नेट की तरह काम करेगी। आ रही बात। तो इसी को नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज अ टेम्परेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेट मेड बाय पासिंग द करंट in a coil wound over a piece of soft iron. It is a artificial magnet, मतलब
ह्यूमन मेड मैग्नेट है तो आर्टिफिशियल है। तो अब अगर बात करें टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट की, बेस्ड ऑन द शेप, दो टाइप की हैं, एक है आई शेप्ड, एक है यू शेप्ड। आई शेप में क्या कर रहा है, एक बार जैसा ले रहा है, एक स्ट्रेट बार ले रहा है, किसका, सॉफ्ट आयरन का, इसके ऊपर इस तरीके से वायर को वूंड कर रहा है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, यहां से करंट आएगा, अब देखना यहाँ पे कॉइल में पीछे से जाएगा, फिर आगे, फिर इस तरीके से वूंड करके आगे आएगा और नीचे आगे कनेक्ट कर देंगे। इतना क्लियर है। अब अगर मैं यहां से खड़े होकर देखूं, देखना अगर मैं यहां से खड़े होकर देखूं तो ऐसे ही जा रहा था, क्लियर, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज में कौन सा होता है, साउथ, तो यहाँ पे साउथ आएगा। यहां से आप इमेजिन करिए, यहां से खड़े होकर देख रहे हैं तो आपको ऐसा नजर आएगा, देखो आगे आ रहा, आगे आ रहा मतलब इस तरीके से आगे आ रहा, तो यहां से देखने में कैसा नजर आएगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज में कौन सा आएगा, नॉर्थ पोल, तो यहाँ पे नॉर्थ पोल आएगा। इतनी बात क्लियर है। इसमें देखिएगा कि अब हम लोग बात कर रहे हैं क्या, यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। यू शेप इलेक्ट्रोमैग्नेट में वायरिंग कैसे कर रहा है, देखिएगा कि अगर एक आर्म मेरे पास P है, तो अगर मैं देखूं तो एक आर्म मेरे पास P है और दूसरी आर्म मेरे पास Q है, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पे जो तार आए, यहाँ पे जो वायर आए वो हमने आगे से लेके पीछे ले गए, फिर क्या हुआ, पीछे से आया फिर आगे ले गए, फिर पीछे से आया फिर आगे ले गए, फिर पीछे से आया फिर आगे ले गए, फिर पीछे से आगे फिर आगे ले गए, फिर आगे से आया। आई बात। अब सुनिएगा, जब ये इस वाली आर्म में आगे से आएगा तो इस वाली आर्म में कहां से आएगा, पीछे से। याद रखना, देखो समझ में आ रहा, ये है हमने तारों को ऐसे लपेटा, ऐसे लपेटा, ऐसे 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 लपेट के ऊपर वाले एंड पे आगे से गए। अगर आगे से गए तो यहाँ पे एक और आर्म होगी, तो इस आर्म में पीछे से लाना है ना, आगे से मत ले जाइएगा, कहां से, पीछे से। और अगर इस वाले आर्म में पीछे से आ रहा तो इस वाली आर्म में आगे से लपेटिएगा। इतना सा बस याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, तो याद इस तरीके से रखिए कि इन दोनों आर्म में करंट का डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। अब देखिए इसमें करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो इस वाले में क्या होगा, करंट आपको दिख रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। आ रही बात, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट इन बोथ द आर्म शुड बी अपोजिट। इस तरीके से हमें वायर को वूंड करना है। क्लियर है बेटा, इतनी बात क्लियर है, ठीक है। तरीका याद रख लीजिए, अगर यहां से आगे से लपेट रहे और इस वाली आर्म में आगे से जा रहा तो इस वाली आर्म में पीछे से लपेट के लाएंगे। आ रही बात। और अगर मान लीजिए आपने इस तरीके से वूंड करा कि इसमें क्या हो रहा है, पीछे से आ रहा है तो उसमें आगे से लपेटेंगे। ऐसा क्लियर है, बस इतना सा याद रखना है। तो दिस इज हाउ वी विल बी फॉर्मिंग द यू शेप्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। इतनी बात क्लियर है बेटा। तो अब बात आई फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि अगर एक कंडक्टर को जिसमें करंट फ्लो कर रहा है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो उस पर एक फोर्स लगती है। समझिएगा कि मान लो ये मेरे पास, देखिएगा ये मेरे पास क्या है, दीज आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। समझने के लिए इतने बना दे रहे क्या, दीज आर द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को नाम दे रहे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें कंडक्टर को रखा जाएगा। ध्यान से, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन सी है, तो दिस इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये क्या है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अब इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर मान लीजिए मैंने कंडक्टर रख दिया, सुनिएगा, लेट अस कंसीडर दिस इज अ कंडक्टर विच इज प्लेस्ड इनसाइड दिस फील्ड, ठीक है। अब इस कंडक्टर को अगर रखा गया तो क्या इसमें फोर्स लगेगी, तो आंसर विल बी नो। क्यों, क्योंकि इसमें करंट नहीं है। क्या बोल रहा है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर, करंट जाना चाहिए, तो अब अपन लोग करंट फ्लो करा दे रहा है कि लेट अस कंसीडर दिस, इस तरीके से, ठीक है। हमने करंट को भी फ्लो करा दिया। अब बोलो यदि बता दी, तो दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड दिस विल बी द नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है। तो अब क्या होगा, करंट पॉजिटिव से निकलेगा और इस कंडक्टर में करंट नीचे की तरफ जा रहा होगा और घूम के वापस चला जाएगा। तो नाउ वी कैन से दैट दिस कंडक्टर इज अ करंट कैरिंग कंडक्टर, है ना। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर किस में रखा गया है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया। तो जब भी कभी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पे हमेशा क्या होगी, एक फोर्स लगेगी। उस पे हमेशा क्या होगी, एक फोर्स लगेगी, ठीक है। इस फोर्स को पर्टिकुलरली नाम क्या दिया गया, तो लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। क्या नाम दिया गया, लॉरेंट्ज फोर्स। क्लियर है। तो व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स एंड दैट फोर्स इज टर्म्ड एज अ लॉरेंट्ज फोर्स। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है बेटा। अब क्या बताया गया कंक्लूजन बेसिस पे, देखिएगा। तो कंक्लूजन बेसिस पे ये बोला गया, ये जो फोर्स लग रही होगी, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, ठीक है। ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। जितना ज्यादा करंट उतनी ज्यादा फोर्स। दूसरी क्या बोली है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कौन सी मैग्नेटिक फील्ड, अभी जो बनाई थी ऐसी ऐसी, कौन सी, एक्सटर्नल वाली। आ रही बात। तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात क्लियर है।
तीसरी बात में क्या बोला गया है, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच इज इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे बात समझिएगा, ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैंने इतना बड़ा कंडक्टर रख दिया तो कंडक्टर की पूरी लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी, किस पे, कंडक्टर की वो लेंथ पे डिपेंड करेगी जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है। दिख रहा है, जितनी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कंडक्टर की लेंथ है इस लेंथ पे डिपेंड करेगी। आ रही बात, तो यही बोल रहे हैं, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर विद इन द मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बात क्लियर है। तो ये तीसरी बात है। ये तीन बातें, ठीक है, आपकी बुक में दे रखी गई हैं, मतलब आप जो भी बुक फॉलो कर रहे हो, इतनी बात समझ में आ रही है। तो अब देखिएगा, एक चौथा पॉइंट जो आपकी बुक में नहीं दे रखा लेकिन इंपॉर्टेंट है ना, मोटर हम लोग पढ़ते हैं तब बात उसकी आती है थोड़ी सी। तो देखिएगा चौथा पॉइंट क्या कहता है कि जो फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ करंट। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मान लो ये मेरे पास वही एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, आ रही बात है, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब हमने क्या करा, इसके अंदर कंडक्टर मान लीजिए कुछ ऐसे रखा, दिख रहा है आपको, ठीक है, और वही सारा सेटअप लगा दिया, ठीक है, कि यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, क्लियर है। तो करंट यहाँ से आएगा, करंट यहाँ से आएगा ऐसे फ्लो करके, तो इसमें करंट कहाँ जाएगा, इस कंडक्टर में, ये बोल सकते हैं इस कंडक्टर में करंट कहाँ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, कह सकते हैं अपन लोग। ये वाली बात समझ में आ रही, द डायरेक्शन ऑफ द करंट विल बी इन सच अ मैनर, ठीक है। तो करंट जिस डायरेक्शन में जा रहा है वो ये है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इनके बीच में कुछ एंगल बन रहा होगा, इस एंगल के साइन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ये फोर्स, क्लियर है। दिस फोर्स, कौन सी फोर्स, लॉरेंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द डायरेक्शन ऑफ द करंट, क्लियर। इनके बीच में जो एंगल बन रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इतनी बात क्लियर है। अगर इतनी बात क्लियर है तो देखिएगा हम लोग कुछ बातें और करते हैं, ठीक है। तो यहां पे अल्टीमेटली हम लोग के पास कितने, चार फैक्टर हैं। इन चारों को अगर कंबाइन कर दें तो ऐसा ले सकते, एफ इज प्रोपोर्शनल टू आई बी एल साइन थीटा। बोलो बेटा, चारों को कंबाइन कर दिया, प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे कि इक्वल टू आएगा बेटा कांस्टेंट मान लो के। फिर वही वाली बात है कि हम फोर्स की ऐसी यूनिट चूज करेंगे ताकि के की वैल्यू क्या हो जाए, 1, और जैसे ही के की वैल्यू 1 हो जाएगी ये फॉर्मूला ऐसा आ जाएगा आई बी एल साइन थीटा। इतनी बात आ रही, इतनी बात क्लियर है। अब यहां पे थोड़ा सा सुनिएगा कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो ये आया, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। थोड़ा सा देखिए, हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो ये आया, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। इतना क्लियर है। अब देखना, अगर मैं बोलूं मैक्सिमम फोर्स कब होगी, फॉर मैक्सिमम फोर्स, अगर हमें मैक्सिमम फोर्स चाहिए, ठीक है। अब मैक्सिमम फोर्स में करंट को बदलना नहीं है, बी को बदलना नहीं है, एल को बदलना नहीं, सिर्फ आप क्या बदल सकते, रखने का तरीका, मतलब उसका ओरिएंटेशन, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूं मैक्सिमम के लिए तो साइन अपनी मैक्सिमम वैल्यू दे, साइन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, और साइन अपनी 1 वैल्यू कब देता, बोलो, जब थीटा कितना हो, 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है और कंडक्टर को परपेंडिकुलर रखा जाए, यानी कि इसके बीच का एंगल 90 हो जाएगा, तो साइन 90 कितना हो जाएगा, 1, तो मैक्सिमम फोर्स जो आएगी दैट वुड बी आई बी एल। आ रही बात, तो दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स। अब आपसे बोला जा रहा कंडक्टर को हम किस तरीके से रखें कि लगने वाली फोर्स 0 हो जाए। तो देखिएगा फॉर्मूला अपने पास यही है, एफ इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा, ठीक है। अब आई बी और एल को 0 नहीं करना है अपन को, किसको करना है, सिर्फ ओरिएंटेशन बदलना, रखने का तरीका, ठीक है। तो अब देखो, अगर मुझे 0 चाहिए तो साइन अपनी 0 वैल्यू दे दे। साइन 0 कब देता, जब थीटा कितना हो, 0 डिग्री। अब अगर साइन 0 है तो साइन 0 कब हुआ, देखिएगा जब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे है और कंडक्टर को भी अपन लोग ऐसे रख दें, दिख रहा है, इसी डायरेक्शन में करंट है, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा, 0। तो साइन 0 रखोगे तो ये कंप्लीट टर्म कितना हो जाएगा, 0, यानी कि इस कंडीशन में कोई भी फोर्स नहीं लगेगी। आ रही बात। अगर मैं इस बात को कंक्लूड करूं तो 2 है, मैक्सिमम फोर्स कब लगती है, मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी, मैक्सिमम फोर्स तब लगेगी जब एक कंडक्टर को 90 डिग्री एंगल पे रखा जाएगा विद द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड का
यानी कि डायरेक्शन ऑफ करंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना होना चाहिए 90। और दूसरी बात आई फोर्स जीरो कब होगी, जब कंडक्टर को कैसा रखा जाए एट एन एंगल ऑफ 0 डिग्री, यानी कि बोल सकते हैं पैरेलल, और यहां पे इस कंडीशन में बोल सकते हैं परपेंडिकुलरली। तो in order to experience the maximum force, a conductor has to be placed perpendicularly to the direction of the external magnetic field. In order to experience zero force, a conductor has to be placed parallel or along the direction of the magnetic field. इतनी बात आई है, इतनी बात क्लियर है बेटा। अब देखिएगा यहीं से थोड़ी थोड़ी बातें और कर लेते छोटी छोटी, कि अपने पास क्या है F इज इक्वल टू IBL। अब मैक्सिमम की बात करें तो मैक्सिमम फोर्स यही हो जाएगी। तो अगर मैं B को सब्जेक्ट बना लूं तो B विल बी इक्वल टू क्या होगा F अपॉन I इंटू L। ठीक है, फोर्स की SI यूनिट क्या होती है न्यूटन, करंट की यूनिट क्या होती है SI एम्पियर, और लेंथ की क्या होती है मीटर। तो इसी को एक वर्ड में क्या नाम दिया जाएगा टेस्ला। तो मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है टेस्ला। इतनी बात आ रही है, इतनी बात क्लियर है। या इसी को आपकी बुक में एक और दे रखा है, इसकी यूनिट क्या होती है वीवर पर मीटर स्क्वायर भी। क्लियर है बेटा, यानी कि लेटर ऑन आप पढ़ेंगे, एक होता मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है B इंटू ए। ठीक है, अगर मैं B की यूनिट निकालना चाहता हूं तो B विल बी इक्वल टू क्या होगा फ्लक्स अपॉन एरिया। फ्लक्स की यूनिट होती है वीवर और एरिया की होती मीटर स्क्वायर। तो इस रिलेशन का यूज करके हमारे पास ये आएगी वीवर पर मीटर स्क्वायर, या सिंपली बोलेंगे तो टेस्ला। तो इस तरीके से अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा जाता है इन द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड तो उस पर फोर्स लगती है। कब लगती है, कोई भी एंगल पे, सिर्फ क्या हो पैरेलल ना हो। अगर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग रख दिया जाएगा तो उस कंडीशन में फोर्स नहीं लगेगी। इतना क्लियर है बेटा। तो अब बात आई फोर्स का डायरेक्शन कैसे निकालें। तो फोर्स अब क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी तो ऑब्वियसली बात उसका डायरेक्शन होगा, तो उसका डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग रूल यूज करेंगे, इसका नाम है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता है कि आपको अपने लेफ्ट हैंड का, सबसे पहले कौन सा हैंड है लेफ्ट हैंड, आपको अपने लेफ्ट हैंड का थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरीके से स्ट्रेच करना है ताकि ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। क्लियर है, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ योर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट दीज थ्री आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो जिस डायरेक्शन में आपकी मिडिल फिंगर है ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द करंट, जिस डायरेक्शन में आपकी फोर फिंगर है ये इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, तब जिस डायरेक्शन में थंब होगा ये डायरेक्शन होगा डायरेक्शन ऑफ द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर या मोशन ऑफ द कंडक्टर। क्लियर है, तो यही बात बोली है, देखिएगा कि तो यही बात बोली है जिस डायरेक्शन में आपकी फोर फिंगर है ये डायरेक्शन किसका है मैग्नेटिक फील्ड का, जिस डायरेक्शन में आपकी मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन किसका है करंट का। तो अब जिस डायरेक्शन में आपका थंब होगा ये डायरेक्शन होगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द कंडक्टर। ऑब्वियसली बात है जिस डायरेक्शन फोर्स लग रही उसी डायरेक्शन में मोशन होगा, तो वी कैन कंसीडर दिस टू बी द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कंडक्टर एज वेल। इतनी बात क्लियर है। तो वही बोला है स्ट्रेच करना है क्या फोर फिंगर को, मिडिल फिंगर को एंड द थंब, कौन से हैंड का ऑफ अ लेफ्ट हैंड, कैसे म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो फोर फिंगर, तो अगर फोर फिंगर पॉइंट आउट कर रही है किसको डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड को, मिडिल फिंगर पॉइंट आउट कर रही है किसको डायरेक्शन ऑफ द करंट को, then the thumb will give the direction of motion of the conductor और direction of force experienced by a conductor। इतनी बात क्लियर है। इस बात को समझने के लिए अपन लोग क्वेश्चन करते हैं, अपन को बात समझ में आ जाएगी। देखिएगा, जैसा कि मान लीजिए ये मेरे पास जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने फिर से कंडक्टर रखा और इस कंडक्टर में करंट मान लीजिए जा रहा है ऊपर की तरफ, मान लें लेट अस अज्यूम दैट इन दिस कंडक्टर द करंट इज मूविंग इन अ वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन एंड दीज एरोज आर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये देखना है ये कंडक्टर पे फोर्स किस तरफ लगेगी। तो देखिएगा जिस डायरेक्शन में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में मैं क्या करूंगा अपनी फोर फिंगर को पॉइंट करूंगा, ये वाली दिख रही है जिस डायरेक्शन में ये है इस डायरेक्शन में फोर फिंगर, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में मिडिल फिंगर, देखो करंट ऊपर जा रहा है तो मिडिल फिंगर भी ऊपर। अब देखा जाए तो थंब कहां जा रहा है अंदर की तरफ, यानी कि फोर्स जो लग रही होगी दैट विल बी इनटू द प्लेन। क्या वर्ड यूज करते हैं इनटू द प्लेन, यानी कि प्लेन के अंदर की तरफ फोर्स लग रही होगी। इसी को अगर थोड़ा सा उल्टा कर दिया जाए लेट अस अज्यूम दैट अ कंडक्टर इज प्लेस्ड इन सच अ मैनर दैट द करंट इज फ्लोइंग इन अ वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड विल बी अगेन सेम। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, आ रही बात है। तो अब देखिएगा फिर से जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में फोर फिंगर,
अभी देखा जाए तो मेरी मिडिल फिंगर कहाँ है, ऊपर है, और करंट कहाँ जा रहा है, नीचे। तो मैं इसको ऐसे घुमा दूं, जिस डायरेक्शन में करंट आ रहा है उस डायरेक्शन में मेरी मिडिल फिंगर आ गई, जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में मेरी फोर फिंगर है। तो थंब कहाँ आ रहा, बाहर, यानी फोर्स लग रही है कहाँ पे, बाहर की तरफ। तो वर्ड यूज करेंगे क्या, आउट ऑफ द प्लेन। इतनी बात समझ में आ रही है। तो दिस इज हाउ वी विल बी इंप्लीमेंटिंग द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो अब बात आई सिंपल डीसी मोटर की। सिंपल डीसी मोटर क्या है, तो बेसिकली मोटर एक ऐसा डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करती है इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर देखिएगा एक मोटर है, इस मोटर को मुझे चलाना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। तो इनपुट में क्या मिल रही है, इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही। अब ये मोटर लेके क्या करेगी, घूमती रहे। घूमने का मतलब काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज द टाइप ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो इनपुट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेती है, आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी देती है, यानी कि ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है। इतनी बता रही। तो मोटर क्या है, तो मोटर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू द मैकेनिकल एनर्जी। इतनी बात क्लियर है। प्रिंसिपल क्या है इसका, प्रिंसिपल वही लिख दीजिए जो अपन लोग इसके पहले पढ़ के आए कि व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड in an external magnetic field, it experiences the force and due to that force the coil of the motor starts rotating। तो उसी तरीके का कुछ यहाँ पे लिखा है कि whenever a electric current is passed through a conductor placed normally in the magnetic field। देखो नॉर्मली क्यों बोल रहा है, बात समझ में आई है, वहां पे अभी अब बता चुके। नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलरली। तो परपेंडिकुलर केस में क्या होगा, मैक्सिमम फोर्स मिलेगी, इसलिए अपन लोग ने यहाँ पे क्या बोला, नॉर्मली। ठीक है, क्योंकि अगर पैरेलल रख दोगे तो फोर्स जीरो हो जाएगी, तो मोटर घूमेगी नहीं। आ रही है बात, इसलिए वो बात वहां पे करी अपन ने। तो व्हेनेवर एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टर प्लेस्ड नॉर्मली इन अ मैग्नेटिक फील्ड, अ फोर्स एक्ट्स ऑन द कंडक्टर एज अ रिजल्ट ऑफ विच द कंडक्टर बिगिन टू मूव। क्लियर है। अब डायरेक्शन निकालना है तो डायरेक्शन के लिए वही फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल का यूज कर लीजिए। इतनी बता रही है बेटा, इतना क्लियर है। तो मोटर में अगर बात करते हैं, कुछ हमारे पास डायग्राम इस तरीके का है, इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात कर लेते हैं। देखिएगा, तो अब देखिएगा इस मोटर में अगर देखा जाए तो कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है। सबसे पहला पार्ट क्या है, हॉर्सशू मैग्नेट। हॉर्सशू मैग्नेट अगर देखा जाए तो एक नॉर्थ ये है, साउथ ये है, तो ये हॉर्सशू मैग्नेट है। तो ये हॉर्सशू मैग्नेट करेगी क्या, तो ये मैग्नेट एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, क्योंकि अगर ने क्या पढ़ा, व्हेनेवर अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगी, तो विद द हेल्प ऑफ दिस हॉर्सशू मैग्नेट। नॉर्थ ये है, साउथ ये है, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये होगा। इतनी बात क्लियर है। तो इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मतलब यहां से ऐसा होगा। ठीक है, सिर्फ दिखाने के लिए मैंने ऊपर बना दिया, तो इस तरीके का होगा। इतनी बात आ रही है बेटा। तो अब क्या होगा, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में तो अब क्या होगा, इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम लोगों ने एक कंडक्टर रखा। कंडक्टर का मतलब यहां पे बोल रहे इसको आर्मेचर कॉइल, दिख रही है। तो दिस इज द आर्मेचर कॉइल। ठीक है, तो आर्मेचर कॉइल होती क्या है बेसिकली, तो एक सॉफ्ट आयरन का पीस जिसके ऊपर वाइंडिंग करी जाए। ठीक है, तो दिस इज टर्म्ड एज अ आर्मेचर कॉइल। क्लियर है। अब ये आर्मेचर कॉइल में जो वाइंडिंग करी गई, उसका एक वायर का एंड यहाँ पे आया, एक वायर का एंड यहाँ पे आया। अब इसको हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं विद द पेयर ऑफ स्प्लिट रिंग। याद रखिएगा यहाँ पे क्या है, स्प्लिट रिंग का यूज कर रहा है। यानी कि ऐसा समझ लो, एक रिंग है मेरे पास, अगर मैं इसको काट दूं तो स्प्लिट हो गई, एक ये बनेगी एक ये बनेगी। तो पेयर ऑफ स्प्लिट रिंग में एक यहाँ पे लगाई, एक यहाँ पे लगाई। आ रही बात। इसके बाद क्या लगा रहा है, यहाँ पे कार्बन ब्रशेस, ये कार्बन ब्रश B1 है, यहाँ पे कार्बन ब्रश B2 है। क्लियर है। कार्बन ब्रश करते क्या है, तो कार्बन ब्रश सबसे पहले इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को मेंटेन करते हैं और मोटर को डैमेज होने से बचाते हैं बिकॉज ऑफ वेयर एंड टियर। अब क्या कर रहा है, इसके आगे चले तो ऑन ऑफ करने के लिए की लगा दी, सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए बैटरी लगा दी, रियोस्टेट लगा दिया ताकि करंट को कंट्रोल करा जा सके। अल्टीमेटली मेरा सर्किट कंप्लीट हो गया। आ रही बात। तो दीज आर द मेन पार्ट्स ऑफ द मोटर। कौन कौन से, हॉर्सशू मैग्नेट है एक, ठीक है, दूसरा क्या है, आर्मेचर कॉइल है, तीसरा क्या है अपने पास, पेयर ऑफ स्प्लिट रिंग है, चौथा क्या है, कार्बन ब्रशेस हैं, पांचवा क्या है, अब ये सारी चीजें तो ऑन ऑफ करने के लिए, पांचवें में अगर बोला जाए की, बैटरी और रियोस्टेट, ये तो है ना मोटर के पार्ट नहीं है, ऑन ऑफ करने के लिए है। ठीक है। फिर बात आती है यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, ये एक्सेल। ठीक है, तो जो भी चीज हमें घुमानी होगी उसको इस एक्सेल पे माउंट कर देंगे, है ना। फैन के ब्लेड्स लगाएंगे तो हवा देगी। क्लियर है। मिक्सर ग्राइंडर के ब्लेड लगाएंगे तो ग्राइंड कर देगी। आ रही है बात। तो इस तरीके से इसके मेन पार्ट्स ये होगा। इतनी बात क्लियर है। अब देखिएगा मोटर काम कैसे करती है। तो देखिएगा इनिशियली मैं एक ही डायग्राम में समझा रहा हूँ आपको।
तो इनिशियली क्या कर रहे हैं, ये मेरे पास एक आर्मेचर कॉइल है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अपन ने जाना है, नॉर्थ से साउथ होता, तो मैग्नेटिक फील्ड मैं बेटा यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। अब देखना थोड़ा सा, अगर एक बैटरी की बात करें तो पॉजिटिव ये है, नेगेटिव ये है, इसका मतलब करंट यहाँ से आएगा और इस वाली आर्म में करंट ऊपर जा रहा होगा। क्लियर है। अब देखो इसमें करंट ऊपर जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो हम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाए। फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल क्या कह रहा है, अभी हाल जाना है कि तीनों को स्ट्रेच करिए म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जिस डायरेक्शन में फोर फिंगर है वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, जिस डायरेक्शन में मिडिल फिंगर है ये डायरेक्शन करंट का, तब जिस डायरेक्शन में थंब होगा ये डायरेक्शन होगा फोर्स एक्सपीरियंस्ड का। ठीक है, तो देखिएगा मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यही है, नॉर्थ ये साउथ है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो इस डायरेक्शन में मैंने फोर फिंगर को पॉइंट करा। करंट कहाँ जा रहा, ए बी आर्म में, ए बी आर्म में ऊपर जा रहा, तो ये थंब देखोगे आप कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ, यानी कि इस वाले एंड पे इस ए बी यहाँ पे जो फोर्स लग रही होगी वो अंदर की तरफ लग रही होगी बेटा। आ रही बात। अब देखिएगा करंट यहां से आगे बढ़ा इधर, फिर करंट आया नीचे। अब देखो इसमें डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, करंट का डायरेक्शन ऐसा है, यानी कि पैरेलल, पैरेलल के केस में कोई फोर्स नहीं लगती थी, तो यहां और यहां कोई फोर्स नहीं लगेगी। इस वाले एंड पे बात करते हैं सी डी पे। सी डी पे करंट कहाँ है, नीचे है, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड उधर, करंट कहाँ है, नीचे, तो थंब देखोगे बाहर आएगा। इतनी बात समझ आई बेटा, थंब कहाँ आएगा, बाहर, यानी कि फोर्स लग रही बाहर। क्लियर है। तो देखो ये वाला अगर कॉइल है, इस पे फोर्स अंदर लग रही, इस पे फोर्स बाहर लग रही, तो ये कॉइल ऐसे घूमेगी। आ रही बात। इफ दिस इज अ कॉइल, इस वाले एंड पे फोर्स अंदर लग रही है, इस वाले एंड पे फोर्स बाहर लग रही, तो ये ऐसे घूमेगी, तो ये इस तरीके से टर्न करेगी। इतनी बात आ रही। अब समझिएगा, जब ये इस तरीके से टर्न करेगी तो जो स्प्लिट रिंग S1 है और S2 है, इनकी पोजीशन ये थी, तो ये भी ऐसे घूमेगी। आ रही बात। इतनी बात समझ आ रही है। अलॉन्ग विद द आर्मेचर कॉइल दिस स्प्लिट रिंग S1 एंड S2 ऑल्सो रोटेट्स इन सच अ मैनर। क्लियर है। तो ऐसा होगा, इस तरीके से ये आ जाएंगी। अब सुनिएगा, अगर ये इस तरीके से आ जाएंगी तो इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो B1 और B2 के साथ है ये तो ब्रेक कर जाएगी, तो उस कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। क्लियर है। करंट फ्लो नहीं करेगा तो ये मत बोलना मोटर रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि क्लास 9 में पढ़ा था इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर है। तो अब ये इतना रैपिड होगा, जैसे ये यहाँ पे घूमेगी तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भले ही ब्रेक कर गई, लेकिन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन इट विल कंटिन्यू टू मूव इन द सेम डायरेक्शन। तो ये ऐसे आके ऐसे आएगी, फिर ये ऐसे घूम जाएगी। जैसे ही ये हाफ आवर रोटेशन कंप्लीट करेगी तो देखना ये S2 जो है वो इधर आ जाएगी और S1 जो है वो इधर पहुंच जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही है। देखो ऐसा है, ऐसे घूमेगी फिर इधर होगी, तो S1 किसके कॉन्टेक्ट में आ गई, B2 के, और S2 किसके कॉन्टेक्ट में आ गई, B1 के। आ रही बात। इधर क्लियर है बेटा। तो अब क्या होगा, जब ये होगा तो ये वाला जो D है ये इस तरफ आ गया होगा, C इस तरफ आ गया होगा, A इधर पहुंच गया होगा, B इधर पहुंच गया होगा। इतनी बात समझ में आई बेटा। इतना क्लियर है। इतना क्लियर है बेटा। अब देखना, अगर ये वाला S2 अगर यहां पे आ गया तो करंट S2 से एंटर करेगा, यानी कि करंट यहां से एंटर करेगा इस वाले से, यानी कि D से C जाएगा। अभी देखो पहले कैसे जा रहा था, C से D जा रहा था, अब कैसे जा रहा है, D से C जा रहा है। मेरी बात आ रही है। क्लियर है। तो स्प्लिट रिंग ने करा क्या, स्प्लिट रिंग ने डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स करा। क्या? डायरेक्शन ऑफ करंट को क्या करा, रिवर्स करा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी जाने वाली बात है ना, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर, ऐसा करके बोलते हैं वो। ठीक है, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग कम्यूटेटर। तो सिंपल सा आंसर क्या लिखना है, इट इज यूज्ड टू रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट आफ्टर एवरी हाफ अ साइकिल। हर आधी साइकिल के बाद वो करंट के डायरेक्शन को रिवर्स करता है। इतनी बात आ रही, जिसकी वजह से होगा क्या, जिसकी वजह से मोटर आपकी सेम डायरेक्शन में घूमेगी। इतनी बात समझ में आई बेटा, कि जब ये स्प्लिट रिंग इस तरीके से थी तो ऐसे घूमी। तो अभी इनिशियली एक बार मैं फिर से बात कर रहा हूं, सुनना। देखिएगा कि इनिशियली अगर मैं मोटर की वर्किंग की बात करूं तो क्या है, करंट पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव ये है, करंट ऊपर जाएगा, इसमें ऊपर जाएगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, फोर्स लगेगी कहां, अंदर की तरफ। इसमें करंट आएगा नीचे, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड इधर, तो फोर्स लगेगी बाहर। तो ये कॉइल इस तरीके से घूमेगी। जब ये घूमेगी तो S1 और S2 ऐसे आएगा, तो आधा चक्कर लग जाएगा तो ये ऐसे आ जाएगी, यानी कि जहां पे B2 है, यहां पे बना रहा हूं मैं। ठीक है, ये मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, ये है B2 B1 और ये वाला क्या है B2। ठीक है, तो स्प्लिट रिंग आधे चक्कर के बाद क्या होगा, यहां पे आ जाएगी S2 और यहां पे आ जाएगी क्या, S1। आ रही है बात, बोलो बेटा। अब जब ये ऐसे घूमेंगी तो ये DC की पोजीशन भी इंटरचेंज हो जाएगी, यानी कि यहां से जो कनेक्शन थे कॉइल के, ठीक है, ये भी इंटरचेंज हो जाएंगे, कह सकते हैं। पहले देखो क्या था, AB इधर था, CD इधर था, तो अब जब आधा चक्कर लग जाएगा तो क्या होगा, DC इधर पहुंच जाएगा और
ए भी इधर पहुंच जाएगा। बोलो बेटा, अब देखो करंट तो यहीं से एंटर कर रहा था, करंट यहां से एंटर करेगा, तो अब देखो इसमें करंट कहां जाएगा, ऊपर की तरफ, और इस वाले में करंट कहां जाएगा, नीचे की तरफ। इनिशियली देखिएगा पहले करंट जा रहा था ए से बी, अब कहां से जा रहा, बी से। तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया। तो ऐसा कैसे हुआ, तो ऐसा हुआ विद द हेल्प ऑफ दिस स्प्लिट रिंग। आ रही है बात। तो स्प्लिट रिंग रिवर्सेस द डायरेक्शन ऑफ द करंट आफ्टर एवरी हाफ अ साइकिल। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात समझ में आ रही है बेटा। फिर क्या होगा, फिर से करंट ऊपर जा रहा तो उसमें लगा दीजिए, मैग्नेटिक फील्ड तो उधर ही होगी, मैग्नेटिक फील्ड तो इधर ही होगी। तो अब क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड उधर है, करंट ऊपर है, फोर्स कहाँ लगेगी, अंदर, यानी कि ये वाले यहाँ पे फोर्स अंदर लगेगी। इसमें करंट नीचे आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो फोर्स बाहर लगेगी, तो ये वाला बाहर आएगा, ये वाला अंदर, तो ये ऐसे घूमेगी। अरे बस फिर से ऐसे घूमेगी, फिर से आधे रोटेशन के बाद क्या होगा, S1 वापस अपनी जगह, S2 वापस अपनी जगह, फिर से इस तरीके से घूमेगी। तो इस तरीके से मोटर विल कंटिन्यू टू रोटेट अप टिल द करंट इज मेड टू पास थ्रू इट। इतनी बात आ रही है। तो दिस इज हाउ द मोटर वर्क। फिर बात आती है क्या, कि मोटर की स्पीड किन फैक्टर पर डिपेंड करती है। तो देखिएगा, एक नाम याद कर लीजिए आप, कौन सा, बनी, BANI, बनी। क्लियर है ना, वो वाली मूवी देखी हो शायद आपने, ये जवानी है दीवानी। क्लियर है, उसमें क्या होता, बनी होता, वो BUNNY, स्पेलिंग बदल रहा है बस अपन, BANI। क्लियर है। बी का मतलब क्या है, जो स्पीड ऑफ रोटेशन है वो किस पे डिपेंड करेगी, देखिएगा ये डिपेंड करेगी स्ट्रेंथ ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है। दूसरा क्या है, ए का मतलब, तो इट विल डिपेंड ऑन द एरिया ऑफ द कॉइल। क्लियर है। एन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल। आई का मतलब क्या है, अमाउंट ऑफ करंट। आ रही बात। तो इन चार फैक्टर पे स्पीड ऑफ रोटेशन डिपेंड करती है ऑफ अ मोटर। क्लियर है। इस पे तो इट विल डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एरिया ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल एंड द अमाउंट ऑफ करंट पासिंग थ्रू द कॉइल। क्लियर है। इतनी बात समझ में आ गई बेटा। तो आज के लिए यहीं पे रुकते हैं। ठीक है। अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा, आपको चीजें समझ में आई हैं, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स जिनको भी इस चैप्टर में दिक्कत है उनके साथ शेयर करिए। ऑल्सो कमेंट योर डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर। अगर कोई आपको डाउट हो, इसके आगे पार्ट आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय द टाइम इस टॉपिक को कीप रिवाइजिंग एंड डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा जी।